हमारी अदालतें एकदम से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो गई। अदालत जो है वो तौहीन अदालत के अंदर यानी कि 14 मई को इलेक्शन ना करवाने के अंदर इलेक्शन कमीशन को तलब करेगी। साइफर केस पर भी जो है वो अदालत काफी माशाल्लाह एक्टिव हुई है। और रिमांड के लिए जरूरी होता है कानून के मुताबिक कि मुल्ज़िम को जज के सामने फिजिकली पेश किया जाए। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आना चाहते हैं जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो। मसला ये है कि ना तो ये इस मैंडेट के साथ आए हैं कि इन्होंने अवाम को रिलीफ देना है। देखिए ये मामला जो है ये तो मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहा है। ये बिजली के बिल और इससे भी ज्यादा बिजली के बिल आपको अदा करना पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अफीफा और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तजिया का रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। रजी साहब, ये क्या मामला है? हमारी अदालतें एकदम से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो गई कि 14 मई को जो इलेक्शन करवाने के हवाले से केस अदालत में चल रहा था, पहली 5 समातों में तो अदालत उस पर बिल्कुल ऐसे लगा था कि जैसे सोई हुई है, और अब एकदम से अदालत का रवैया जो है वो काफी जारहाना और काफी एक्टिव था। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए अदालत ने एक हुक्म दिया था और वो शॉर्ट ऑर्डर था, डिटेल्ड ऑर्डर नहीं था, और उसमें उन्होंने कहा था कि 14 मई को इलेक्शन करवा दिए जाए। और उस शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद के लिए उन्होंने वफाकी हुकूमत को भी तलब कर लिया और कहा कि जी पैसे भी दे दे और ये भी कर दे और वो भी कर दे। वफाकी हुकूमत ने उस पे अमल दरामद करने की बजाय उस पे नज़रसानी की दरख्वास्त डायल कर दी और कहा कि जनाब हम आपके इस हुक्म के ऊपर नज़रसानी करवाना चाहते हैं। तो वो नज़रसानी की दरख्वास्त जो थी 14 मई से 9 दिन पहले 11 दिन पहले यानी कि मेरा ख्याल 3 मई को लग गई, समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। खैर 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ और इसकी फिर समाअत होती रही। 5 तारीख आए समाअत जो थी वो हुई। अच्छा, गुज़िश्ता तारीख जो आखिरी थी और ये वाली जो आज की तारीख थी, इसके दरमियान फ़र्क ये पड़ा कि डिटेल्ड ऑर्डर जो था वो इसी अदालत ने जारी कर दिया। अब डिटेल्ड ऑर्डर जो था इसके अंदर उन्होंने जजिस ने चालाकी ये फरमाई कि वो जो तमाम एतराज़ात वफाकी हुकूमत उठा रही थी उन तमाम एतराज़ात के जज साहिबान जो थे वो नोट्स लेते रहे और डिटेल जजमेंट में वो जो एतराज़ात थे उनका भी जवाब दे दिया, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर में तो आपने रीजनिंग नहीं करनी होती, तो उनका भी जवाब दे दिया। अब उनको बार बार जज साहिबान कहते थे कि जी आप ये आर्गूमेंट जो है ये तो फैसले के अंदर बकायदा इनका रिप्लाई किया जा चुका हुआ है, आप उसका जवाब दें, आप पहले उसको पढ़ लें, आप उसको पढ़ लें। और यूं आज उनको आधे घंटे में टहला के वहां से भगा दिया। तो ये एक किस्म की अपनी तरफ से जुडिशियल किस्म की चालाकी की है जज ने, ये बेंच ने, कि पहले वो 5 समातों के ऊपर उनके नोट्स लेते रहे कि अच्छा इनको ये इतराज है, ये इतराज है, फिर एकदम जो डिटेल जजमेंट दी उसमें वो सारे इतराजात कवर कर दिए, उनके जवाब दे दिए, और अब वो कहते हैं कि जी आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आपने तो कोई इतराज किया ही नहीं है, और जो आपके इतराजात हैं वो सारे एड्रेस किए जा चुके हैं, इसलिए आप घर जाएं। तो यूं ये हो गया। अब देखिए इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अदालत जो है वो तौहीन अदालत के अंदर यानी कि 14 मई को इलेक्शन ना करवाने के अंदर इलेक्शन कमीशन को तलब करेगी और शहबाज शरीफ को बुलाएगी और इसहाक डार को बुलाएगी और इनको फड़गा देगी। एक तो ये सूरत हो सकती है। लेकिन दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अदालत इस मुकदमे को पायदान बना के और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की का पाबंद कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो इस वक्त इलेक्शन को 90 दिन से आगे ले जाने के लिए उधार खाए बैठा है, प्लानिंग करके बैठा हुआ। तो ये 2 सूरतें हो सकती हैं, क्योंकि आज उन्होंने ये डिसमिस की है। अब इसका भी ऑर्डर देना है, ये जो रिव्यू उन्होंने डिसमिस किया है इसका भी डिटेल्ड ऑर्डर देना है, और जितनी जल्दी के अंदर बेंच ने डिसमिस किया है उससे तो यही लगता है कि वो उन्होंने डिटेल ऑर्डर लिखा हुआ है और वो बड़ी तेजी में लग रहे हैं इस वक्त। तो देखें वो उसके अंदर क्या करते हैं, या तो वो उनको बुलाते हैं और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते हैं,
یا پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے سر. لیکن اس کیس کے علاوہ سائفر کیس میں بھی جو ہے وہ عدالت کافی ماشاءاللہ ایکٹیو ہوئی ہے آپ کے سامنے کہ وہ جیل میں جو ہے وہ ساری پروسیڈنگ عمل میں لائی گئی. تو اس کی ایسی کیا اس کی وجہ تھی کہ جیل کے اندر جو ہے وہ یہ سارا معاملہ نپٹایا گیا؟ دیکھیے اب اس کے اندر دو کنٹروورسیز ہیں. ایک تو کہتے ہیں لوگ کہ جناب جو ہے وہ جیل کے اندر دیا گیا ریمانڈ، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ جی، یا وفاقی حکومت یا وزارت قانون کہتی ہے کہ جیل کے اندر ریمانڈ نہیں دیا گیا. ریمانڈ جو تھا وہ جیل کے باہر ہی دیا گیا. جیل کے اندر صرف ریمانڈ کی توسیع کی گئی. اچھا، جب آپ کہتے ہیں کہ ریمانڈ اچھا. جیل کے باہر دیا گیا، تو جس وقت ریمانڈ دیا گیا تھا اس وقت تو جناب عمران احمد خان نیازی جیل کے اندر قید تھے. اور ریمانڈ کے لیے ضروری بالکل. ہوتا ہے قانون کے مطابق کہ ملزم کو جج کے سامنے فزیکلی پیش کیا جاتا. ٹھیک ہے. اب وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اسپیشل نوٹیفکیشن جاری کر کے عمران خان صاحب کی فزیکل اپیرنس جو تھی اس سے استثناء لے لیا تھا، ایگزمپشن لے لی تھی. اور اگر یہ ایگزمپشن ہو گئی تھی یا لے لی گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایگزمپشن لے لی گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کس قانون کے تحت لی گئی ہے. اسی کو آج چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی نے، اور اس کے اوپر آج جو ہے وہ نوٹسز جو ہیں عامر فاروق صاحب نے میرا خیال کل کے لیے جاری کر دیے ہیں وفاقی حکومت کو کہ جناب یہ آپ کیسے ایک بندے کو پیش کیے بغیر اس کا ریمانڈ لے سکتے ہیں. 30 کو جو ریمانڈ ہوا ہے وہ اس میں توسیع ہوئی ہے، کل 15 دن کی یا 14 دن کی ریمانڈ کی توسیع ہوئی ہے. ریمانڈ تو اصل پہلے ہی ہو گیا تھا جبکہ عمران خان صاحب اٹک جیل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ وفاقی حکومت کے گلے پڑے گی یہ بات. اچھا، تو چلے سر وفاقی حکومت کے لیے یہ پڑے گی. لیکن یہ بتائیں کہ آج کل سننے میں یہ بھی آیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اور ایسی کیا وجہ تھی؟ وہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا انتظار کر رہے تھے یا کچھ اور معاملہ تھا؟ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ اب کی بار ہو سکتا ہے کہ وہ لاہور کی بجائے اسلام آباد آئے. تو یہ اسلام آباد آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نے کیوں کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں 2 سے 3 ہمارے دوست ان سے مل کے آئے ہیں اور ان سے ہم نے گفتگو کی ہے. تو ان سے جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہ تو عمر عطا بندیال صاحب سے خائف ہیں اور نہ ہی کو قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے اوپر وہ دھمالے ڈال رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جائے. الیکشن شیڈیول جب بھی اناؤنس ہوگا نواز شریف صاحب اس کے فوراً بعد آ جائیں گے، کیونکہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہوگا نا. جیسے ہی الیکشن شیڈیولز اناؤنس ہوگا تو لوگ ان کی طرف جو ہے وہ پلٹیں گے ٹکٹیں لینے کے لیے. 1200 بندہ جو ہے وہ ان کو اپروچ کرے گا ٹکٹ لینے کے لیے. ظاہر پی ایم ایل این کی ٹکٹ تو لیں گے نا لوگ الیکشن اپروچ بھی کریں گے پھر وہ اپنے لوگوں کو لے کر بھی آئیں گے میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے. بالکل یہی بات میں اگلی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ٹکٹوں کے لیے اپلائی کریں گے ان کو اپروچ کریں گے یا ارادہ رکھتے ہوں گے ان کو پھر اسائنمنٹ دے دی جائے گی کہ آپ اتنے لوگ لے کے پہنچے. لیکن میاں نواز شریف صاحب نا اس سے کچھ آگے سوچ رہے ہیں، اور جو لوگوں نے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے ہمیں آ کے بتایا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنا ایک بڑا استقبال کروائیں گے. ایک تو یہ لوگ ہوں گے 1200 یہ لوگ ہوں گے جو ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، وہ کسی کو ٹکٹ نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب ہے ایک سیٹ کے اوپر 2-3 لوگ ہوں گے، اور وہ 2-3 لوگ جو ہوں گے وہ اپنا زور لگائیں گے اپنا آپ شو کرنے کے لیے تاکہ انہیں ٹکٹ مل سکے. ٹھیک ہے. تو وہ 2-3 لوگ جو ہوں گے وہ ان کو لوگ لانے کا کہیں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہو گئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں عمران خان نواز شریف صاحب یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو لوگ استقبال کرے وہ مطلب کہ ایک قومی لیڈر کا استقبال ہو نا، دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی ان کے استقبال میں آئیں. تو مطلب کہ مولانا فضل الرحمان آئیں، ای این پی آئے،
बलूचिस्तान ये की मीडिया में इकट्ठी हो। कौम परस्त पार्टियां आए, MKM आए और जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान आई, ये तमाम वो पार्टियां जो हैं जो इनसे मतलब के मुस्तकबिल के अंदर इंतखाबी इत्तेहाद करने का इरादा रखती हों या रखती हैं, जी वो उनके इस्तकबाल में मौजूद हों और वो एक कौमी लीडर का इस्तकबाल बने। अच्छा, अब अगर मौलाना फजलुर जी रहमान भी उनके इस्तकबाल में आते हैं, जिसके कि ज्यादा इम्कानात हैं कि वो आएंगे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुंसलिक कोई 1000 से 2000 मदरसा जो है वो इस्लामाबाद, मरी और इस इलाके के अंदर वाक़या है, और वहां के बच्चों को बिल्कुल। मोबिलाइज करके लाना और हजारों का मजमा इकट्ठा कर लेना या लाखों तक ले जाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी ना। ठीक है, तो इसलिए सही है। वो ज्यादा इम्कान है कि वो इस्लामाबाद आए और फिर वहां से वो GT रोड के रास्ते लाहौर की तरफ रवाना हों। तो जो उनसे लोग मिल के आए हैं, उनसे जब हमने बातचीत की है, तो हमारे पल्ले तो ये कुछ पड़ा है। सर इसके अलावा सोशल मीडिया पे शमशाद अख्तर साहिबा की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि जी कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती और बिजली के बिलों पे आवाम जिस तरह से बिलक रही है वो आपके सामने है। तो अब ये मामला कहाँ जाके निपटेगा, क्योंकि IMF तो रिटर्न प्लान के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई भी किसी भी सब्सिडी की या किसी भी रिलीफ की परमिशन दे सकता है, और उसकी परमिशन के बगैर ये कुछ कर नहीं सकते। देखिए, बातें हैं जितनी, ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट बातें ही करने आई है, केयर टेकर गवर्नमेंट, जितनी बातें इनसे आप करवा सकते हैं करवा लें। अब वो शमशाद अख्तर साहिबा को कल मीडिया ने बहुत रगड़ा है, क्योंकि वो जो सेनेट की कायमा कमेटी थी मालियात की, फाइनेंस की, उसके सामने वो पेश हुई हैं और पेश होके तो उन्होंने कहा है, मतलब लाइटर नोट के अंदर, कि इतने सारे सवाल आपने मुझसे कर दिए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये ओहदा कबूल ही क्यों किया था इतना ज्यादा। तो उसको जनाब, ये एक लाइटर नोट था, लेकिन उसको हेडलाइन के तौर पे, बिल्कुल। सीरियस खबरों के हेडलाइन के तौर पे चला दिया गया। फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी की, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ना तो ये इस मैंडेट के साथ आए हैं कि इन्होंने अवाम को कोई रिलीफ देना है, इसलिए इनके पास कोई बिल्कुल। प्लान भी नहीं। IMF के ऊपर जब तनकीद बढ़ी तो IMF के कंट्री मैनेजर ने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान लोगों को रिलीफ देना चाहती है तो उसके पास यकीनन कोई प्रपोजल होगा, वो तहरीरी प्रपोजल हमारे सामने रखे, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। अब मसला ये है कि इनके पास कोई वर्किंग प्रपोजल हो और उनका ये मैंडेट हो, तो ये बात तो है। वो प्रपोजल लेके जाए ना। उनके पास तो कोई ऐसी चीज ही बिल्कुल। नहीं है। तो उन्होंने आराम से टहला दिया, उन्होंने कहा कि ये ना तो हमारे पास प्रपोजल है, ना हमारे पास मैंडेट है कि हम जो है वो इलेक्शन करवाएं या लोगों को रिलीफ दें, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच, हम जो है ना वो आपको बस ठीक है, ये आपको बर्दाश्त करना है, हमारे तो पास तो सर कोई पैसा नहीं। इनके पास कोई प्रपोजल नहीं है और IMF उसके बाद बगैर रिलीफ नहीं देगी। डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो कोई 18 रुपए जो है इंटर बैंक में मजीद महंगा हो गया, तो फिर ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? देखिए, ये मामला जो है ये तो मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहा है, और इस तबाही को रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस वक्त मतलब कि अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है ना। सितंबर जो है वो बिल्कुल। हमेशा सितमगर हुआ करता है। एक महकमे के अंदर कुछ ट्रांसफरें होती हैं, कुछ तबादले होते हैं, कुछ नए ओहदों के ऊपर लोग मुतय्यन होते हैं, जिसके नतीजे के अंदर एक हलचल तो पैदा होती है। इस वक्त जो हलचल पैदा बिल्कुल। हुई है इस दफा, ये बड़ी जानलेवा किस्म की हलचल है। ये इससे आपके मुल्क के ऊपर जो है वो भी आ सकता है, मेरा मतलब है सलामती के ऊपर भी सवाल आ सकता है। लोग बहुत ज्यादा इस वक्त बिलक रहे हैं इन बिलों के नतीजे के अंदर। बिल्कुल। लेकिन जी। बहरहाल ये अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत के पास ना तो इस बात का मैंडेट है और ना ही वो ऐसा कुछ करने का इरादा रखती है, और लोगों को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। खुद को झूठी तसल्लियां दे लें या खुद को हकीकत से आगाह कर लें, ये बिजली के बिल और इससे भी ज्यादा बिजली के बिल आपको अदा करना पड़ेंगे। तो बहरहाल जो लोगों ने अपनी तरफ से एक हाइप पैदा की थी, और वो हाइप जो थी वो डी हाइप हो गई थी। और वो डी हाइप क्या हुई थी कि जनाब हुकूमत जो है वो गौर कर रही है और जनाब लोगों को रिलीफ मिलने लगा है। ऐसा कोई, ना किसी के पास प्रपोजल है, ना किसी के पास कोई टारगेट है। जी नाज़रीन, तो आपने बात सुनी रिजवान रजी साहब की कि आवाम को रिलीफ देने के लिए ना तो इस हुकूमत के पास मैंडेट है और ना ही उनके पास कोई प्रपोजल है। ये आए हैं, ये अपना टाइम गुजारेंगे
اور اس درمیان سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے اور وہ حکومت آئے کہ جس کے پاس کوئی مینڈیٹ ہو اور کوئی اچھا پرپوزل بھی ہو تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. اس دعا کے بعد اب اور کیا کہا جا سکتا ہے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.